तो माइक्रोस्कोप डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिस मशीन की मदद से आप चीजों को जो है देख सकते हैं। और ऐसी डिवाइस पहली मर्तबा 1610 में गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस कराई थी। गैलीलियो ने गैलीलियो बेटा एक साइंटिस्ट था, उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। मगर इसके ऊपर वर्क करना डेविड जॉनसन ने स्टार्ट किया था, वो 1590s में। तो डेविड जॉनसन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। मगर जो माइक्रोस्कोप वेल डेवलप्ड इन्वेंट की थी, जिसने डिजाइन की थी, और जिनको आप स्पेशली अपने लेबोरेटरी के अंदर देखते हैं, वो माइक्रोस्कोप किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? दैट वाज द गैलीलियो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए जो मशीन, जो औजार या जो ऐसी डिवाइस हमें चाहिए होती है, उस डिवाइस को हम नाम देते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है? A device through which we can see the microscopic things, ऐसी छोटी चीजें, ऐसी बारीक चीजें जो आप अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, उनको हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, जो पहली मर्तबा डेविड जॉनसन ने वर्क किया था उसके ऊपर। मगर वेल डिजाइंड माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी? दैट वाज द गैलीलियो। सो वेल डिजाइंड माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस्ड बाय गैलीलियो इन 1610। 1610 के अंदर इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। इसके टाइप्स भी हैं जो हम जनरली डिस्कस भी करेंगे, कौन से और किस तरीके के हैं। मगर इस जगह पे हम इसी को कैरी ऑन करेंगे, आगे चलेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करने को हम नाम देते हैं कि ये बायोलॉजी है। और लाइफ की हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, वाइटल फंक्शंस या इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो ऐसी स्टडी को हम नाम देते हैं कि ये लाइफ है। लाइफ क्या है? एनीथिंग that having growth and metabolism in their body means that possess life। तो आज हम इस लाइफ के जो कंपोनेंट्स हैं, लाइफ की जो मेन एक्टिविटीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारे दो टारगेट होंगे अब जो है, आगे हम चलेंगे। तो एक टारगेट होगा हमारा कि लाइफ के जो कंपोनेंट्स हैं, मीन्स थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लाइफ को क्लासिफाई करेंगे कि जानदार कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो लाइफ क्या है बेटा? एनीथिंग दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज। एनीथिंग anything that have ability anything that have ability to perform vital activities। बेटा वाइटल एक्टिविटीज का मतलब है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में आप पढ़ें। सॉरी, वो जो है जानदार परफॉर्म करे, तो ऐसी एक्टिविटीज करने वाली चीज को आप कह सकते हैं कि ये जिंदा चीज है। तो आगे हम आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, इन वाइटल एक्टिविटीज को हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। बेटा वाइटल एक्टिविटीज कौन सी हैं? कल हमने पढ़ा था कि 5 मेन चीजें हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, मगर उनमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एक है रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। वी हैव टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन डिटेल टुडे। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है दैट इज एक्सक्रिएशन, मींस रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। अखराज का अमल,
खारिज करने का अमल जो है, गैर जरूरी चीजों को बॉडी से अखराज करना, खारिज करना, रिमूव करने का अमल है। तीसरी चीज है बेटा न्यूट्रिशन, खाना खाने का अमल, खाना बनाने का अमल। जानदार अपनी बॉडी के अंदर खाने को किस वजह से यूज करता है, खाने को किस लिहाज से यूज किया जाता है, खाने के पर्पसेस क्या होते हैं, इनको भी हम जनरली डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे हम आते हैं, तो दैट इज अ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ भी हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ जानदार जो है बढ़ता है, साइज में इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म हमने कल पढ़ा था, तोड़ फोड़ के अमल को कहा जाता है, ब्रेक डाउन को कहा जाता है, ब्रेक डाउन को कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, ये है क्या, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में है रिप्रोडक्शन। हमें जो डिटेल में पढ़नी है, मींस ये चीज आप ध्यान में रखें कि ये चारों चीजें जो हैं, all these four things are required for individual own body। तो ये क्या है बेटा, ये जो भी जानदार है, दोबारा सुन लें, ये चारों प्रोसेस जो है दुनिया में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए जरूरी है। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जो हैं उनके लिए ये चारों प्रोसेस जरूरी हैं। और वो 24/7 इस प्रोसेस के लिहाज से सर्वाइव कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, न्यूट्रिशन हो, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म हो। नंबर 5 पे है, वो है रिप्रोडक्शन। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 20 साल 30 साल मैरिज नहीं करता या बच्चे पैदा नहीं करता, क्या वो जिंदा नहीं है? वो जिंदा है। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन करना किसी जानदार की अपनी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो इस जिंदगी को जिंदा रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन जो है, दिस इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कह सकते हैं, ऑफ जनरेशन। दोबारा सुन लें, अगर हम एक दो अल्फाज में इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो ये जो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं, दैट आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल ओन बॉडी या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। और रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रहता है। हम अपने असल टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। उसको हम इस जगह पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो क्या और किस तरीके से है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इस रेस्पिरेशन की तरफ, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस जगह पे कि रेस्पिरेशन है क्या। बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। क्या होती है इसमें? ब्रेक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, breakdown of glucose and release of carbon dioxide, CO2 show the carbon dioxide, H2O show water,
एंड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? नॉर्मली बच्चों के जहन में, क्योंकि छोटी क्लासेस में, नाइन्थ में, टेंथ में हम या ज्यादातर पढ़ाया जाता है कि रेस्पिरेशन इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूर है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस का अंदर इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये हम सिंपल ब्रीथिंग का वर्ड यूज करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक करके उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। कौन सी चीज बेटा? ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। इसको ब्रेक करके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O वाटर, और उसके बाद जो है एनर्जी। कौन सी चीज बेटा? एनर्जी। अब इनको देखें, ग्लूकोज का ब्रेक होना, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना, ग्लूकोज का बर्न होना, ग्लूकोज का यूटिलाइज होना सेल के अंदर, ग्लूकोज का यूटिलाइज होना, बर्न होना, ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडेशन के लिहाज से दोबारा से देख लें, ग्लूकोज का सेल के अंदर बर्न होना, ब्रेक होना, ऑक्सीडाइज होना, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का निकलना। मींस एनर्जी इज नेसेसरी फॉर एनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड का हम बॉडी से एक्सहेल आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो तरीकों से रिमूव करते हैं। एक है एक्सहेल आउट, एयर से हम बाहर निकाल देते हैं, और दूसरा होता है कि बॉडी के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अमोनिया से मिलाकर यूरिया बनाते हैं और यूरिन में पास करते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम, एक तो तरीकेकार सिंपल ये होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, और दूसरा तरीकेकार क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करवाते हैं इन H3 मींस अमोनिया के साथ। NH3 मींस अमोनिया के साथ। NH3 अमोनिया में से क्या बनता है? यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया बनता है। यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया बनता है। यूरिया ये हम यूरिन में पास करते हैं, पेशाब में पास करते हैं, बॉडी से रिलीज करते हैं। तो इस वजह से आपके जहन में होना चाहिए कि ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम दो तरीकों से बॉडी से पास करवा सकते हैं। एक है इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन कर रहे होते हैं एयर के साथ, एक्सहेल करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कर रहे होते हैं, मगर उसके अंदर दूसरी गैसेस भी अवेलेबल होती है। इस यूरिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो तरीकों से रिमूव करते हैं। वन इज बाय द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एंड अदर इज बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। यूरिन मींस पेशाब। पेशाब की मदद से, यूरिन की मदद से हम बॉडी से पास करते हैं, तो इस यूरिया को ऐड करवाते हैं। अब ये वाटर जो है, पानी जो है, पहले हम अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन में, तोड़ फोड़ में, मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट यूज करते हैं। अगर इजाफी होता है तो या तो स्किन से या यूरिन में हम पास कराते हैं। स्किन से पसीना, स्किन से पसीना, और यूरिन में, यूरिनेशन के दौरान हम इस चीज को बॉडी से पास आउट करवा देते हैं। और एनर्जी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे यही चीज आपके सामने आएगी। दैट इज एनर्जी। एनर्जी हियर इज ATP। एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी का मतलब क्या है इस जगह पे? एनर्जी का मतलब ये है कि ATP। दोबारा देख लें,
breakdown of glucose and release of carbon dioxide, water and energy. या सिंपली अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहें तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब बर्न होता है तो उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर और तीसरी चीज है एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी। एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं बेटा, टू डू वर्क करते हैं। अब ये एटीपी है क्या, एडिनोसाइन एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एटीपी। इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें से ये ब्रेक होता है तो हम कहते हैं कि एटीपी क्या है, एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल है, केमिकल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये ब्रेक होता है, इसका फास्फेट ब्रेक होता है तो इसमें से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की मदद से हम वर्क करते हैं। व्हाट्सएवर वी आर डूइंग, जो भी हम काम कर रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये इस एटीपी की वजह से और इस एटीपी की वजह से ही हम अपना काम कर सकते हैं। बेटा रेस्पिरेशन को इतना ही अभी आपको समझना है, क्योंकि आपको इस जगह पे सिर्फ डेफिनेशन की तरफ रहना है, क्योंकि आगे चैप्टर नंबर 13 हमारा डिटेल में इसी चीज के ऊपर है। इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, ताकि आपको हर चैप्टर से कोई ना कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मिल जाए, ताकि आप इंट्रोडक्शन के लिहाज से आप कंसर्न रहें। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ, जो रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, वो भी जरूरी है। इसको अगर आपने लिख लिया तो रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू मेन टाइप्स। रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप्स हैं। जी बेटा, दुआ क्या इशू है वो? Sir, adenosine triphosphate is a form of glucose. जी That is, adenosine triphosphate या ATP is a form of glucose. यस, ग्लूकोज नहीं है ये। हम कहते हैं कि एटीपी जो है एक न्यूक्लिक एसिड है, ये मोनो न्यूक्लियोटाइड है ये। तो ये मोनो न्यूक्लियोटाइड ग्लूकोज है। तो इसको हम डिटेल में, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ है। आप प्रोटीन पढ़ेंगे, वहां पे लिपिड्स पढ़ेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा होगा, इन केमिकल्स के जो नेम आप यूज करते हैं, प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से और कैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करेंगे, किस तरीके से। एटीपी एक एनर्जेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो मोनो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। दिस इज मोनो न्यूक्लियोटाइड, हम इसके लिए स्पेशली वर्ड यूज करते हैं। तो हम आगे आते हैं तो क्लासिफिकेशन की तरफ। बेटा रेस्पिरेशन की जो क्लासिफिकेशन है उसको अगर हम देखें तो उसके हमें दो टाइप्स मिलते हैं। वन इज एन aerobic respiration, in aerobic respiration, in aerobic respiration, and other one is aerobic respiration। एक है बेटा इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन, means AC respiration do not required oxygen, do not required do not required oxygen, means AC respiration जिसमें जानदार ऑक्सीजन को यूज न करे या ऑक्सीजन की यूज
की जरूरत ही ना हो उसको, या ऑक्सीजन के बगैर वो रिस्पायर करे, तो ऐसी रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। और इस एन एरोबिक रिस्पायरेशन को दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है फर्मेंटेशन। दो नाम है इसके। नेक्स्ट वन इज द fermentation 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 बेटा क्या है? fermentation सेम चीज जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेक होना ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। और उस जानदार को हम कहेंगे एन एरोब है ये। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? तो ऑर्गेनिज्म जो जानदार इस प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है, जो जानदार इस प्रोसेस की मदद से सरवाइव कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं कि वो है एन एरोब। एन एरोब एन एरोब्स। दोबारा देख लें। एनएरोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और फर्मेंटेशन इसको नाम दिया जाता है। ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायर करते हैं, उनको हम एन एरोब्स का नाम देते हैं। और इस एन एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से हम जो है वाइन, शराब बनाते हैं। और घर में जो दही आप बनाते हैं, वो इसी तरीके से दूध के साथ थोड़ी सी दही डालते हैं, और फिर उसके बाद उसको आप कवर करके रखते हैं। कवर करके रखने का मतलब ये होता है कि अंदर जो आपने उसके साथ फंगस डाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को दही में कन्वर्ट करेगा। अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो वो प्रॉपरली दही में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से जरूरी है कि दूध के साथ जब थोड़ी सी आप दही डालें तो उसको कवर करके रखें, ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं हो, क्योंकि जानदार प्रॉपरली रेस्पायर कर सके। हम भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मगर हमारे पास जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हमारे पास जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और जो दूसरे जानदार कुछ हैं, उनमें इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनता है उनमें। इथानॉल भी कहते हैं हम उसको। दोबारा देखें कि हम जो जानदार हैं, हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन में भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ सेल्स में होती है, जहां पे हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर सकते, या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स फटीक हो जाते हैं, थक जाते हैं। इथाइल अल्कोहल शराब को कहा जाता है, वाइन को कहा जाता है ये। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम आते हैं, तो देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, required required ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ऐसे तमाम जानदार जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको हम नाम देते हैं एरोब्स। हम एरोब हैं ना, बेसिकली। प्लांट्स बेटा एरोब हैं। एनिमल्स और प्लांट्स बेसिकली एरोब्स हैं। उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की यूज या कंजप्शन होती है। तो इस वजह से ऐसे तमाम जानदार जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करें, उनको एरोब्स कहेंगे। ऐसे तमाम जानदार जो ऑक्सीजन की एब्सेंस या विदाउट ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को बर्न करें, तो उनको एन एरोब्स कहेंगे। और प्रोसेस को एन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एनिमल्स में होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट और एनिमल्स जो है कॉमनली एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रोसीड करते हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रोसीड होती है इनकी मदद से जो है। तो दोबारा देखें, मैं इसको रिपीट करके फिर आगे चलता हूं। रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस हमारे सेल के अंदर होता है। फर्स्ट ईयर में 9th में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर नहीं पढ़ा तो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये रियल रेस्पिरेशन जो होती है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है? एक ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है। किसकी मदद से? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेल के अंदर ये प्रोसेस कॉमनली पाया जाता है। तो आप इस चीज को देख के आना। अब हम थोड़ा सा चलेंगे, किसकी तरफ हम चलेंगे? एक्सक्रिएशन की तरफ हम चलेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, जिसने नोट करना है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन कहा जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले जानदार जो हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस या विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का बनना, या कुछ जानदार इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, इसके बनने वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक एटीपी से अराउंड अबाउट 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके कंपैरिजन में 2 to 4 एटीपीज का हम नाम देते हैं कि वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिहाज से। जी बेटा यमन, पूछें, अनम्यूट करें अपने आप को। जैसे कि आपने कहा कि प्लांट्स में भी एनारोबिक होती है, मैंने तो सर एनएरोबिक नहीं मतलब कहा, जैसे रात को मैंने एनएरोबिक नहीं कहा, एरोबिक होती है प्लांट में। सर आपने बोला तो था कि मतलब प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। एरोबिक होती है उन दोनों में। मैंने एरोबिक पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, दोबारा बताओ, दोबारा बता देता हूं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो फंगस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, या कुछ बैक्टीरिया हैं, ये जानदार करते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं या एनएरोबिकली सर्वाइव करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमनली हमारे पास जो है कौन से जानदार? प्लांट करते हैं, और उसके बाद एनिमल्स करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। वी आर बेसिकली एरोब्स। हम बेसिकली एरोब्स हैं, एरोब्स हैं। मगर एनिमल क्योंकि वॉक करता है, वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, तो कभी कभार ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। तो उस दौरान हमारी बॉडी के कुछ सेल जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। बट वी आर बेसिकली एरोब्स, वी आर बेसिकली एरोब्स। हम एरोब्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो हम नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या है? जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? इकरा, अनम्यूट करें अपने आप को। That in aerobic and anaerobic, how many ATP molecules are formed? बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस 36 एटीपीज नॉर्मली। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस
just 4 ATPs from that to utilized by itself organism or process. तो हम कहते हैं कि नॉर्मली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 ATP एक ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बिल्कुल थोड़ी सी ATP प्रोड्यूस हो रही होती है, जो तकरीबन 2 to 4 ATP एन एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली 4 होते हैं, 4 में से 2 प्रोसेस खुद यूटिलाइज कर जाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट में मिलती है वो 2 ATPs होती है। तो आपकी मीटिंग जो है एंडिंग तरफ जा रही है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो भले पूछ लें, अनम्यूट कर लें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। और आप एक मिनट आप में से जो CR है या कल मैंने जिसको कहा था वो स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है मुझे भेजें, क्योंकि अटेंडेंस होना आपकी जरूरी है। कौन सी बच्ची थी जिसको मैंने, महक सहतो थी एक? सर आपने मुझे कहा था महक रोची राम को। चले एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। मैंने ले लिया है screen। सर आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंड